नमस्कार, आपका एक बार फिर से 24 न्यूज़ प्लस के इस शो मैडी टॉक में मैं शिल्पा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये तो शरीर है, शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं। सर्दी जुकाम, खांसी या फिर छोटा मोटा बुखार जब हमें होता है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाकर या फिर किसी तरह का प्रिस्क्रिप्शन लेकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर इसी प्रिस्क्रिप्शन को हम अवॉइड कर देते हैं तो यही सर्दी जुकाम और बुखार हमारी जान निकाल देती है, हमारा दिन भर का रूटीन डिस्टर्ब कर देती है और एक नौबत ऐसी आती है कि हम इतना इरिटेट हो जाते हैं कि तब हमें ये सोचना पड़ते हैं कि हम क्या करें। इसी तरह के बारे में आज हम बात करने के लिए एक खास शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं, डॉक्टर बालानी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर विजय बालानी आज हमारे साथ हैं और इनके साथ हम बात करने वाले हैं कुछ खास तकलीफों के बारे में। ये हैं फिजिशियन, सर्दी जुकाम, लू, टाइफाइड या फिर जो भी सीजनल बीमारियां हैं उनके बारे में हम सर से बात करने वाले हैं। अगर आप किसी इस तरह की परेशानी से परेशान हो रहे हैं तो आप कॉल करके डॉक्टर बालानी से सीधे तौर पर बात कर सकते हैं 51099151 पर कॉल करके। जब तक आप कॉल करें हम डॉक्टर साहब से रूबरू होते हैं। सर, आज हम सीजनल मौसमी बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक खास मकसद और है जिसकी तरफ मैं आपका रुझान करना चाहती हूँ। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती जो मुंह के जरिए जाती है, क्या तो हम कुछ गलत खा लेते हैं, क्या उससे कुछ होता है या फिर कोई और तरीका है जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं? आपने सही बिल्कुल फरमाया। ये मौसम ऐसा है जो अब बरसात शुरू हो चुकी है, आपने देखा होगा रात को भी काफ़ी बारिश हुई, तो जो मुंह के रास्ते से कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के जरिए जो बीमारियां होती हैं, ओरोफिकल रूट से जो बीमारियां जिनको हम बोलते हैं वो अब फैलने शुरू हो जाएंगी। जैसे कि उल्टी दस्त हो जाएगा, टाइफाइड भी आता है और एक प्रकार का पीलिया जिसको हेपेटाइटिस ए बोलते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा होगा। वो सब आमतौर पे होता है क्योंकि हम लोग किसी न किसी प्रकार से अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, या तो हाथ ढंग से नहीं धोते हैं, या सब्जियां या पीने की कोई भी पेय पदार्थ लेते हैं उसमें सफाई नहीं रख पाते। बहुत अच्छा मुद्दा आपने शुरू में ही उठाया। मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि भारत में सिर्फ 70% लोग हैं, या इससे भी कम होंगे, 60 रूरल एरिया में तो और भी कम होंगे, 60 से 70% लोग ही हाथ धोते हैं। और हाथ धोने का इम्पोर्टेंस आप जानेंगी तो आपको आश्चर्य होगा कि लगभग नहीं करते करते भी 40% बीमारियों को हम सिर्फ हाथ अच्छी तरह से धोने से बचाया कम कर सकते हैं। और सिर्फ बीमारियों की बात नहीं है, बीमारियां कम हो जाएंगी ये तो अच्छी बात है, लेकिन बीमारियों के कारण जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उसमें भी 40% के करीब कमी हो जाएगी। इसी प्रकार से बीमारियों के कारण जो मुंह के रास्ते से जो इस तरह की बीमारियां होती हैं, उल्टी दस्त, टाइफाइड, पीलिया वगैरह, इसके कारण जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं उनके जाने के प्रतिशत में भी बहुत भारी कमी हो जाती है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि 70% तो मैंने बताया कि लोग हाथ धोते हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 30-40% लोग ही हैं जो ठीक ढंग से हाथ धोते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं। सिर्फ पानी से हाथ धो के इतिश्री कर लेते हैं कि क्योंकि कहीं सुना होता है या पढ़ा होता है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना है, तो और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बस नल के नीचे गए, ऐसे हाथ घुमाया और खाना खाने बैठ गए। अच्छा तरीका जो धोने का है उसमें साबुन को करीब रगड़ के पूरे हाथ में करीब 20 सेकंड वो कांटेक्ट में रहेगा हाथ के, साबुन अच्छी तरह से रगड़ने के बाद, जो स्क्रब बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, तब जाके कीटाणु 90% तक हाथ से अलग हो जाते हैं। तो अगर हम लोग आज मेरे ख्याल से अगर दिखा पाए तो जो प्रॉपर तकनीक है हाथ धोने की उस पर मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि बीमारियों के बारे में आपको बहुत सारे चिकित्सक बताते हैं, रोजाना अखबारों में भी लेख आते हैं और बहुत तरीके आजकल स्कूलों में भी पढ़ा जाने लगा। लेकिन जो हाथ धोने की तकनीक है उसको भी एक स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अभी अपन लोग देख रहे हैं प्रशासन पूरा लगा हुआ है, आसपास सफाई रखो, ये रखो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने शरीर में सफाई सबसे पहले रखें। अपने शरीर में सफाई रखेंगे तो बीमारी आपसे कम से कम दूसरे में पास ऑन नहीं होगी। तो अगर संभव हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक कोई जो अपन वीडियो है छोटा सा, हाथ कैसे धोएं उसके बारे में दिखाएं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो आम जन को बताने की कोशिश करें। यानी कि हाथ धोना बेहद ज़रूरी है। अगर आप हाथ ढंग से धोते तो काफ़ी हद तक अपनी बीमारियों को कम कर सकते हैं। ये वीडियो में दिखाया जा रहा है किस प्रकार से साबुन को लगा के पहले इन्होंने हथेली को रगड़ा और बाद में फिर हथेली हाथ के पीछे वाले हिस्से को भी उंगलियों के बीच में उंगलियां फंसा के एक हाथ से दूसरे हाथ को अब उंगलियों के टिप्स को
किस प्रकार से धो रहे हैं, नाखून और उंगलियों के जो टिप्स हैं, और अब अंगूठा, पहले एक हाथ से दूसरे हाथ का अंगूठा और दूसरे हाथ से पहले हाथ का अंगूठा, इसको किस तरह से रगड़ रहे हैं लगातार देखिए। और ये प्रक्रिया करीब 20 सेकंड से ज़्यादा जारी रहेगी, तब जाके हाथों में जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म होंगे। इसके बाद कलाइयों पे भी, अब देखिए कलाइयों पे भी साबुन को रगड़ रहे हैं। और बहते पानी में उसको धो दिया। अब गांव में मान लीजिए बहता पानी नहीं है तो कोई एक दूसरा जना कोई लोटा या मग लेके उसको हाथ धुलवा सकता है। अच्छा सर, जब आप जो कह रहे हैं कि मुंह के जरिए काफ़ी हद तक बीमारियां जाती है जिसे ओरोफिकल डिजीज कहते हैं जी, तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी आपने कहा कि हाथ धोने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, साबुनों के सिलेक्शन को लेके भी कोई ओपिनियन हो सकता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सर, ये मेरे सामने की बात है कि बच्चे 10 बार हाथ धोते हैं और उसके केमिकल की वजह से उनके हाथ तक फट जाते हैं, ब्लडिंग शुरू हो जाती है स्किन पर। हाँ, कुछ जो अभी मार्केट में प्रचलित साबुन की क्वालिटीज है वो तो सब क्योंकि अपने नॉर्म्स पूरी करके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें जो कॉस्टिक सोडा है और जो भी केमिकल्स यूज करते हैं उसकी मात्रा तो जितनी मानक है उनके अनुसार होती है। कुछ लोग देसी जो बिना रजिस्ट्रेशन के और बना देते हैं उनमें शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज जो लिक्विड सोप या ऑर्डिनरी सोप्स मार्केट में मिल रहे हैं पैकेज, वो तो करीब करीब सारे मानक के अनुसार बनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं। ये बात और है कि किसी को किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है तो उसको हो सकता है, वो कुछ प्रतिशत लोगों में होता ही है, वो सभी साबुनों में से हो सकता है। नहीं, आजकल जैसे कि प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है कि लिक्विड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज सोप के ऊपर जो बैक्टीरियाज हैं वो लाइव रहते हैं, ऐसा कुछ है, इफेक्ट है? जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हालांकि सब क्योंकि उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ती है और गाँव में इसका प्रचलन अभी नहीं है लिक्विड सोप का, तो जैसा ट्रेडिशनली चलता आ रहा है साबुन पे लगाते हैं, लेकिन उसको भी उससे बचा जा सकता है। साबुन के ऊपर भी कीटाणु रह जाते हैं, तो एक चीज उसकी की जा सकती है कि जब साबुन से हाथ धो के जब रखना होता है उससे पहले उसको भी नल के नीचे थोड़ी देर चला दें, तो वो जो उसके ऊपर झाग और जो बैक्टीरिया रह गए हैं वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे। और शहरों में तो आजकल लिक्विड सोप यूज होता ही है, और आजकल आपने देखा होगा वो उसके लिए डिस्पेंसर भी लगा दिए जाते हैं होटल्स में, तो उसमें कुछ नहीं करना, तो आप कोहनी से भी बटन दबाएंगे या उसके एक अंगूठे से दबाएंगे तो नीचे लिक्विड आ जाता है। तो जहाँ पे कॉस्ट कोई फैक्टर नहीं है वहाँ पे तो ये डिस्पेंसर भी अच्छे हैं और लिक्विड सोप भी अच्छे हैं। अन्यथा जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वहाँ साधारण साबुन भी करें, बस उसमें जब प्रक्रिया खत्म हो तो साबुन को भी एक बार थोड़ा सा पानी में धो के रख दें, ताकि उसके ऊपर जो झाग और जो थोड़े बैक्टीरिया रह गए वो धुल जाए, वो दूसरे हाथ धोने वाले पे ट्रांसफर नहीं हो। अच्छा, गाँव में तो राख का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है कि उससे सेफ रहते हैं, क्या ये सही है? राख को इसलिए ट्रेडिशनली माना गया क्योंकि वो एक तरह से आग में सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो भी चीज होती है जल जाते हैं तो मर जाते हैं। एक जरिया होता है जो हाथ में लगा होगा, कोई भी गंद यहाँ लगा होगा वो साफ हो जाता है। वो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं माना जा सकता क्योंकि राख हमेशा फ्रेश आपको मिलेगा नहीं, राख तो पड़ा रहेगा कहीं पे, उसमें फिर बैक्टीरिया पनप सकते हैं। जब गर्म होता है और फ्रेश होता है तो उस वक्त तो मान लिया कि बैक्टीरिया उसमें नहीं होंगे, लेकिन जब वो पड़ा रहेगा बहुत लंबे टाइम तो उसमें भी सब प्रकार एक्सपोजर तो एनवायरनमेंट का होता ही है, तो उसमें हो सकता है। तो जहाँ कुछ चीज उपलब्ध नहीं है वहाँ राख से धो लिया, या पुराने जमाने के लोग हैं तब तक ठीक है, लेकिन जहाँ तक संभव हो साबुन से ही हाथ धोना चाहिए। यहाँ पे आपने जिक्र किया राख का, तो एक कहीं पे आपने देखा होगा काफी लोग हैंड सैनिटाइजर्स भी लेके चलते हैं, तो जब हाथ बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड हो, आपको दिख रहा है विजिबली कि बहुत गंदे हैं, तब तो साबुन से ही धोने चाहिए। अन्यथा आजकल जो फैशन है सैनिटाइजर लोग हाथ में कैरी करते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे जा रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत हाथ लग गया तो उसमें सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, हैंड सैनिटाइजर जो यूजुअली अल्कोहल बेस्ड होते हैं उसमें 100% जीवाणु खत्म नहीं होते हैं, काफी हद तक साफ हो जाता है। तो ये अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स वहीं यूज करने चाहिए जहाँ पे हाथ दिखने में साफ हो, और थोड़ा बहुत कहीं आपको ऐसा लग रहा है हाथ आपका कहीं लग गया है तो हो सकता है कुछ टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो गया है और ड्यूरिंग टाइम खाने से पहले तो कर ट्रैवलिंग में आप यूज, लेकिन जहाँ संभव हो लिक्विड सोप या सोप जो भी उपलब्ध है उसी से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से पूरे जीवाणु उससे हट जाते हैं हाथ से। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है, ये तो हाथ धोने की बात हुई, बहुत मस्त है और सबको हाथ धोना चाहिए। सीजनल बीमारियों की तरफ थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। अभी जैसे लू का मौसम बहुत चल रहा है जी, तो लू क्यों लगती है और लू से बचने के लिए रोकथाम क्या हो सकती है?
लू आमतौर पे बहुत ज़्यादा तेज गर्मी में काम करने से लग जाती है। लू तो उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, बहुत तेज गर्मी में काम करते हैं, तो अब उससे बचाव का तो एक ही तरीका है कि डायरेक्ट धूप में काम नहीं करें। तो काफ़ी आपने स्कूलों में भी देखा होगा, स्कूल में टाइमिंग्स चेंज कर देते हैं, सुबह स्कूल करके छुट्टी जल्दी कर देते हैं। इसी तरह जहाँ पे हार्ड लेबर होता है, जहाँ पे बहुत कठोर परिश्रम होता है खानों में, या जो चुनाई का काम करते हैं मकान बनाते वक्त, उन मजदूरों को भी थोड़ा अपने आप और उनके ठेकेदारों को भी इस तरह से करना चाहिए कि सुबह जल्दी काम कर लें, दोपहर में 3-4 घंटे रेस्ट कर लें, फिर शाम को थोड़ा सा लेट तक काम करें। जी सर। तो लू का मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि लू लगने के बाद, जैसे कहा जाता है इसे सर्द गर्म हो गया है, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी में आने की वजह से लू लग गई है, एसी में से आप सडनली बाहर निकल गए, तो क्या ये भी एक रीज़न है? ये रीज़न है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, घर में दादी और जो बुजुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सावचेत रहते हैं इस बारे में, सर्द गर्म हो जाएगा, बाहर से आते ही एसी नहीं चलाओ, पहले थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में। ये बातें काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि अपन गर्मी से आते हैं और एकदम ठंडा पानी पी लिया या कोल्ड ड्रिंक पी लिया या आइसक्रीम खा ली तो गला बैठ जाता है। वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका एक मेन कारण है कि गर्मी में बैक्टीरिया को जो मल्टीप्लाई करने का उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा, 20 मिनट के अंदर बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 24 घंटे में तो कितना तेजी से इन्फेक्शन फैल सकता है। तो जहाँ तक हो सके अपन को इन चीज़ों से जो चीज़ें प्रेसिपिटेट करती हैं इन्फेक्शन को, जैसा आपने बताया, सर्दी से गर्मी में घूमते घूमते ठंडी चीज ले ली, सर्द गर्म, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ये जो 2-3 महीने इनको सेफली निकालना चाहिए। अच्छा, सेफली निकालने के तरीके क्या? डाइट शेड्यूल में कुछ लिक्विड चीज़ें हाँ, लिक्विड्स ज़्यादा लेना चाहिए। लिक्विड्स के साथ साथ लिक्विड तो काफ़ी फॉर्म में हो सकते हैं, सादा पानी भी है, उसके अलावा जो भी ड्रिंक्स हैं, नारियल पानी को जितनी रिकग्निशन मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं, हो सकता है उसकी कॉस्ट की वजह से। नारियल पानी बहुत अच्छा पेय पदार्थ है, उसमें पोटेशियम की मात्रा है, क्योंकि जो अपना पसीना होता है उसके अंदर नमक और पोटेशियम थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते रहते हैं। तो गर्मी में जो नारियल पानी है और नींबू पानी, इन दोनों में पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो इनको लेना चाहिए। और जो गांव में रहते हैं जहाँ पे इतना आसानी से नहीं मिल पाता नारियल पानी, वो लोग छाछ का इस्तेमाल ट्रेडिशनली करते हैं और करते रहना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है छाछ, पानी उससे कम नहीं होता। जहाँ पे फल उपलब्ध हैं, कुछ जूस भी लिए जा सकते हैं। और खाने में मैं कहना चाहूँगा 2-3 फल ऐसे हैं जो अभी मार्केट में बहुत देखे जा रहे हैं, तरबूज और खरबूज, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दोनों को भी नियमित रूप से जहाँ तक संभव हो खा लेना चाहिए, तो उससे भी पानी की मात्रा कम होने में, पानी की जो मात्रा कम हो जाती है वो बनी रहती है। और इससे एक चीज़ और होती है, इन गर्मियों में पानी अगर अपन कम पीते हैं या शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो यूरिन, आपने देखा होगा, थोड़ा जलन होने लगती है, यूरिन पेशाब कंसंट्रेट होने लगता है और जलन सी भी महसूस होने लगती है। तो पेशाब में इन्फेक्शन को रोकने के लिए, खासकर औरतों में, उसके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा पीते रहना चाहिए। और पश्चिमी राजस्थान तो बड़ा बदनाम है पथरी के लिए, काफ़ी कॉमन है पथरी। हम लोग ओपीडी में देखते हैं रोज कम से कम नहीं तो 10-12 मरीज छोटी या बड़ी पथरी लेके गुर्दे में या पेशाब की नली में या पेशाब की थैली में आ जाते हैं। तो इस पथरी से बचने के लिए भी पानी, गर्मी से भी बचने के लिए और पथरी और यूरिन के इन्फेक्शन से बचने के लिए पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पानी पीते रहेंगे तो गर्मी से भी बचेंगे, लू से भी बचेंगे, पेशाब में इन्फेक्शन नहीं होगा, पथरी नहीं बनेगी, कब्ज नहीं होगा आपको। और शरीर का जो त्वचा है, त्वचा में एक हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो ग्लो भी अच्छा रहेगा। तो पानी तो मतलब समझ लीजिए, अगर स्वच्छ पानी है, अच्छी तरह से ट्रीटेड पानी है, साफ सुथरा, तो वो आपके लिए अमृत से कम नहीं है आज की तारीख में। अच्छा, आपने अभी जो यूरिन इन्फेक्शन की बात की, आपने महिलाओं के लिए थोड़ा सा जोर दिया कि खास तौर पर महिलाओं को पानी का ज़्यादा सेवन करना चाहिए ताकि यूरिन इन्फेक्शन ना हो। इसका रीज़न क्या है, महिलाओं पर इतना दबाव? महिलाओं के लिए मैं काफ़ी बार फील करता हूँ कि आपने देखा होगा, कहीं पे बैठे हैं फंक्शन में या कहीं पे बैठे हैं तो काफ़ी जगह पे फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। पुरुष तो ओपन में भी जाके कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन लेडीज़ बैठी हैं तो उन लोगों को उतनी सुविधा नहीं होती है। कहीं पे टॉयलेट है तो ठीक है, नहीं तो वो लोग काफ़ी देर पेशाब होल्ड करती हैं, वो भी एक कारण हो जाता है पेशाब में इन्फेक्शन का। दूसरा, जो स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए और पढ़ाया जाता भी होगा, मैंने टेक्स्ट बुक अभी देखी नहीं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पे इंसिस्ट करना चाहिए टीचर्स को, वो मेरे ख्याल से उतना पॉपुलराइज नहीं किया है। जो शौच के बाद जो धोने का तरीका है खासकर महिलाओं में, वो आगे से पीछे की तरफ
होना चाहिए, ना कि पीछे से आगे की तरफ, क्योंकि जो मेरे कहने का मतलब जो पेशाब का रास्ता है उधर से साफ करते हुए पीछे की तरफ मल द्वार की तरफ धोना चाहिए हमको, क्योंकि पीछे से अगर आगे की तरफ धोएंगे तो जो शौच का जो लेटरिन के कण होते हैं वो आगे की तरफ आते हैं और पेशाब के जो ट्रैक्ट होता है, यूरिन ट्रैक्ट, उसमें जाके इन्फेक्शन करने की रहती है। ये बहुत अच्छी तरह से बच्चियों को स्कूल में समझाना चाहिए, बार बार हर कक्षा में डिटेल में समझानी चाहिए, क्योंकि यूरिनरी इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है आगे चल के डायलिसिस से बचने का। आपने सुना होगा गुर्दे फेल हो गए, 40-50 साल की उम्र में गुर्दे फेल हो गए। वो इसलिए होता है क्योंकि यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन में इन्फेक्शन होता है, गांव में उसको 4-5 दिन एंटीबायोटिक देते हैं, बुखार उतर जाता है, तकलीफ कम हो जाती है, तो वो लोग केयरलेस हो जाते हैं कि नहीं अब ठीक हो गया। वो धीरे धीरे इन्फेक्शन ऊपर फैलता रहता है, गुर्दे तक चला जाता है, गुर्दों को खराब कर देता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि गुर्दे काम करने बंद कर देते हैं। उस वक्त डॉक्टरों के पास कोई चारा नहीं बच जाता, डायलिसिस की ही जरूरत बच जाती है। तो डायलिसिस से बचना, और देश पे इतना बड़ा इकोनॉमिक जो नुकसान होता है मरीज का तो होता ही है, देश पे भी उसका कुप्रभाव पड़ता है। उससे बचने के लिए एक सीधी सी बात है, पानी ज़्यादा पिएं, पेशाब को होल्ड नहीं करें। कहीं पे व्यवस्था नहीं है तो आप पहले से ऐसी जगह जाएं ही नहीं, उस जगह का बॉयकॉट करें ऐसे प्रोग्राम का जहाँ पे महिलाओं के लिए शौच की व्यवस्था नहीं है। और तीसरा मैंने बताया शौच के बाद में पेशाब, औरतों को किस तरह से पेशाब वाला रास्ता साफ करना चाहिए, उस पर भी ध्यान दें। अगर आगे से पीछे की तरफ धोएंगे तो इन्फेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। चौथी बात जो बहुत कम जगह बताई जाएगी आपको, जो मैरिड लोग हैं उनमें संभोग के बाद भी आमतौर पे पेशाब एक बार जरूर पास कर लेना चाहिए, क्योंकि शुक्राणु अगर हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो इन्फेक्शन का चांस वो भी बढ़ाते हैं। और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो ट्रांसफर होता है इन्फेक्शन का, वो भी उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आमतौर पे स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, पर मेरे को ऐसा लगता है ये इतना पॉपुलराइज नहीं है। तो आज मंच था तो मैंने इसको बताना उचित समझा। सही है। सही कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम लोग अपने विचारों में थोड़ा खुलापन लाएं, ये जो झिझक है इसको दूर करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, यही आगे जाके एक सीरियस मैटर बन जाता है आपकी बॉडी के लिए। और ये हालांकि ये बॉडी के लिए ही नहीं, इकोनॉमिकल या फिर अपने देश के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते सर, अपना सवाल कीजिए सर। मैं बोल रहा था ये ऐसे एंटीबायोटिक्स लिखते हैं डॉक्टर जी, तो उससे लूज मोशन शुरू हो जाते हैं कई बार। जी जी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, लूज मोशन आपके शरीर में कोई एंटीबायोटिक इसलिए दिया जाता है, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है उसके लिए दिया जाता है। और आपके आंतों में भी बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके आंतों को हेल्दी रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको देता है वो गंदे कीटाणुओं को मारने के साथ साथ जो आंतों में अच्छे आपके कीटाणु होते, बैक्टीरिया होते हैं जो आपके लिए कुछ हेल्दी चीजें बनाते हैं, आंतों को सुरक्षित रखते हैं, वो भी उसमें मर जाते हैं। और क्योंकि वो अच्छे बैक्टीरिया भी आंतों के मर जाते हैं उस बैक्टीरिया के साथ, गंदे बैक्टीरिया के साथ जिसने इन्फेक्शन किया है, इसलिए वो दस्त हो जाता है। लेकिन ये थोड़े दिन में वापस बैक्टीरिया रिस्टोर हो जाते हैं। आजकल उसके लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दवाइयाँ आ गई हैं, वो स्पोर्ट्स देते हैं डॉक्टर काफ़ी बार। जो दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक्स जो दस्त कॉमनली करती हैं, उसके साथ आमतौर पर डॉक्टर आजकल वो प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक दवाइयाँ भी देते हैं। या काफ़ी बार हम लोग आपको ये भी सलाह देते हैं कि थोड़ा सा दही चावल ले लीजिए, दही में भी लैक्टोबैसिलस होता है, वो भी वापस दस्त को कम करने में मदद करता है। इसी तरह से केला भी थोड़ा बाइंडिंग एजेंट होता है केला में, तो वो जो दस्त हो जाती है एंटीबायोटिक के साथ, उसको कम करने में मदद करता है आपको। तो या तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दवाइयाँ साथ ले लें, और अगर गले का इन्फेक्शन नहीं है, दही आपको अलाउड है खाना, तो दही के साथ चावल थोड़ा ले लेंगे, तो उससे भी थोड़ा सा जो एंटीबायोटिक इंड्यूस डायरिया है वो कम हो जाएगा। और केला भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो अपनी डॉक्टर की सलाह से लीजिए, क्योंकि अगर आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, गला खराब है, उसमें शायद हो सकता है आपको वो दही की ना भी सलाह दें, और खासकर ठंडा दही तो बिल्कुल भी नहीं दें। तो अपने डॉक्टर की सलाह से आप लें। और ये एंटीबायोटिक इंड्यूस जो डायरिया होता है, ये यूजुअली एंटीबायोटिक बंद करने के 1-2 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अगर ये दिन में 1 या 2 बार हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये सामान्य है, उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 3-4 बार से ज़्यादा हो रहा है तो ये पानी की कमी भी कर सकता है, तब आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। या तो एंटीबायोटिक चेंज कर दें, या फिर कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं एंटीबायोटिक के, वो दे दें, क्योंकि पेट में जाएगी एंटीबायोटिक तो वो काफ़ी बार डायरिया कर देती है। आपने बिल्कुल सही कहा।
अच्छा सर, जैसे कॉलर ने कहा कि एंटीबायोटिक से इनको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही थी जी। इसी तरह कभी कभी ये भी कंप्लेन आती है कि हमने ये इस तरह की दवाइयाँ खाई है और मुंह में छाले बहुत हो गए या बॉडी में हीट बहुत हो गई, तो फिर उस ड्यूरिंग क्या करना चाहिए? दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से एक बार पूछना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो उसको उससे रिलेटेड ना भी हो। काफी बार होता है ऐसा, लेकिन काफी बार पहले से ही छुपी हुई बीमारी होती है और वो अनमास्क हो जाती है। आपने कुछ दवाइयाँ शुरू की तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर उसका नॉन साइड इफेक्ट है तो डॉक्टर अपने आप उस दवाई को चेंज कर देगा, और नहीं है तो दूसरी कंडीशन कोई जो अनमास्क हो गई है उसको भी ट्रीट करेगा। इस बहाने पता लगेगा कि ये बीमारी भी साथ में थी। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। लोगों को इस वजह से गैस का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम, बहुत सी शिकायतें रहती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम का एक जोड़ क्या है ऐसा कि एक तरीका हो जैसे कि हाँ भाई अब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी? क्योंकि जैसे कभी कभी ईसबगोल का सजेशन होता है, बहुत ज़्यादा पानी पीने का भी सजेशन दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे लोगों की शिकायतें रहती है कि हमारे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसका क्या तरीका है? कॉन्स्टिपेशन इतना बड़ा मुद्दा है, आप देखिए पूरी फिल्म बन गई उससे और उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था, जो एक बुजुर्ग आदमी का रोल अदा किया अमिताभ बच्चन जी ने, वो दिखाता है कि कॉन्स्टिपेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जिसको कहते हैं वो दो मुख्य कारणों से हो सकता है। एक फिजियोलॉजिकल होता है जिसमें कोई बीमारी नहीं होती है, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा अपने व्यवहार में, लाइफस्टाइल में परिवर्तन करने से ठीक हो जाता है, और कुछ बीमारियों के कारण भी होता है। तो जो फिजियोलॉजिकल होता है उसमें सबसे ज्यादा ये होता है कि हम लोग बहुत पानी कम पीते हैं या बहुत ज्यादा ही बिस्तर पे लेटे रहते हैं, हिलना डुलना ही बंद नहीं होता है। तो उसको अपन ठीक करेंगे, लाइफस्टाइल चलेंगे, चलने से क्या आंतों की भी चाल बढ़ती है, खून का दौरा भी बढ़ता है, आंतों की चाल पेरिस्टाल्सिस जो बोलते हैं वो भी थोड़ा बढ़ता है, तो नॉर्मल मोशन हो जाता है। एक ही जगह बैठे बैठे काम करने वालों में और पानी कम पीने वालों में ये फिजियोलॉजिकल कब्ज हो सकता है, जिसको हम पानी की मात्रा बढ़ाकर और बीच बीच में थोड़ा टहल के रोज मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करके ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ जैसा बताया आपने, देसी ये भी है, ईसबगोल वगैरह सदियों से चला आ रहा है, बहुत अच्छा माना जाता है। ईसबगोल में फाइबर होता है, ईसबगोल की भूसी, और लकीली अपना जोधपुर और राजस्थान तो बहुत बड़ा केंद्र है ईसबगोल का, जो ग्वारगम और ये सब होता है इसका एक्सपोर्ट करता है, तो यहाँ कोई कमी नहीं है। और इसी प्रकार से कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जो जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, फल भी हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो उनका उपयोग करेंगे तो कब्ज को दूर करने में मदद मिलेगी। और इन सब्जियों और फल को खाने से ना सिर्फ कब्ज होगा लेकिन दूसरे फायदे भी होंगे, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले अपन कब्ज की बात करते हैं। हरी सब्जियां हैं जैसे पालक है, चंदलिया है, हरी मेथी है, इनमें से कोई भी एक चीज नियमित रूप से खाएंगे तो कब्ज होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अच्छा। ये तो सिर्फ कब्ज का एक बात हुआ। पानी तो ज्यादा पीना ही आपने बताया, पानी ज्यादा पीना है, और पानी सादा पानी ना आपको पसंद हो तो बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। छाछ का जिक्र अपन ने अभी किया था, नींबू पानी का किया था, नारियल पानी का किया था। जिन फलों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है जैसे तरबूज, खरबूज, इनको ज्यादा ले सकते हैं, ये तो हो जाएगा। फाइबर बढ़ेगा इन हरी सब्जियों से तो वो बढ़ जाए। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में थोड़ा आयरन का कंटेंट भी होता है, तो विशेषकर औरतों में एक एडिशनल सोर्स हो जाएगा आयरन का, क्योंकि रूटीन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती हैं उसमें थोड़ा ब्लड लॉस हर वक्त औरतों का हो जाता है, तो एक एडिशनल सोर्स हो जाएगा। और खासकर उन औरतों को जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं लेती हैं, मैंने देखा जोधपुर में, राजस्थान में काफ़ी ऐसे परिवार हैं जो नॉन वेजिटेरियन तो खाना बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते, तो उनके लिए सिर्फ हरी सब्जियां ही एक ऐसा सोर्स बच जाता है जिसमें थोड़ा आयरन मिल जाता है, और थोड़े फल हैं कुछ ऐसे, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक सोर्स हो जाएगा आयरन का भी, फाइबर का भी। कब्ज भी दूर होगा और आयरन का कंटेंट भी बॉडी में बढ़ेगा। इसी तरह से कुछ फल हैं जो कब्ज दूर करने में मदद करते हैं, हल्के फल, पपीता वगैरह जिसमें फाइबर है। सारे ही फलों में फाइबर होता है, तो फाइबर जितना ज़्यादा आप खाएंगे उतना जाएगा। इन सब चीज़ों को कच्चा खाने से और भी ज़्यादा फायदा होगा। कच्चा खाने से जो पकाने के कारण जो विटामिन खत्म हो जाते हैं, वो चीज़ें अपन कच्चा खाते हैं, रॉ सलाद वाली चीज़ें, ककड़ी, टमाटर, प्याज, या फ्रूट सलाद जो खाते हैं कच्ची, उसमें पकाने के कारण जो विटामिन का लॉस होता है वो बच जाता है, तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा विटामिन जाएंगे और आप देखेंगे स्किन पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, आपके शरीर में ग्लो आएगा, कब्ज नहीं रहेगी, विटामिन की कमी नहीं होगी। यहाँ पे जब विटामिन की बात आई तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि
दो चीजें ऐसी हैं जो वेजिटेरियन खानों में कम होती है, एक तो विटामिन B12 और एक विटामिन D। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें हैं जो विटामिन B12 तो समझ लीजिए आपकी वेजिटेरियन खानों में ना के बराबर ही होती हैं, थोड़ा बहुत दूध, चीज और एक आध किसी आइटम में होती हैं। ये ज्यादातर सारे इसके जो सोर्सेज हैं वो नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेते हैं उनको फिर एक्स्ट्रा थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन B12 एक उम्र के बाद में ले लेना चाहिए। और इसी तरह से विटामिन D भी थोड़ा सा इन खानों में कम होता है, हालांकि दूध में प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है करीब 20 से 30 मिनट आप रोज धूप में बैठे। अब आप कहेंगे कि धूप इतनी तेज है, हमारे तो स्किन खराब हो जाएगी, तो उसके लिए भी एक रास्ता है। जब सूरज उगता है या सूरज डूबता है उस टाइम किरणों को अच्छा माना गया है, बहुत तेज ज्यादा धूप नहीं, करीब जब सूरज उग चुका है उस वक्त 20 से 30 मिनट धूप में बैठे या उस टाइम वॉक कर लें, तो आप वॉक करेंगे तो वॉकिंग वाला काम भी उसी टाइम हो जाएगा और सन को एक्सपोजर हो जाएगा। पर उसमें ध्यान रखना है इस बात का कि जब आप वॉक कर रहे हैं धूप में तो कपड़े आपके पूरी बांह की शर्ट और पैंट पहन लेंगे तो बहुत कम एरिया बचेगा बॉडी का जिसमें सन का एक्सपोजर होगा। तो कोशिश करें कि आधी बांह की शर्ट पहने और निक्कर पहन लें, तो थोड़ा पैरों में, थोड़ा हाथों में और थोड़ा चेहरे पे, गर्दन पे सूरज की किरणें पड़ेंगी तो विटामिन D बनेगा। और ये नियमित रूप से करेंगे तब होगा, एक दो दिन करने से कुछ नहीं होगा। नियमित रूप से 20 से 30 मिनट धूप का सेवन करें। बहुत ज्यादा तेज धूप है तो कुछ दिन छोड़ दें, जैसे अभी लू का मौसम है तो जरूरी नहीं है कि आप करें, पर साल में 7-8 महीने तो इतने होते हैं अच्छे, प्लेजेंट होते हैं जहां आप धूप में थोड़ी देर 20 से 30 मिनट बैठ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जरूर करना चाहिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में फिजिशियन डॉक्टर विजय बालानी, उनसे बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा, आपके कॉल्स का भी वेट रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं भी कभी भी रमता जोगी। मुझे खबर है हर किसी की, मुझे फिक्र है हर इंसान की। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, हर सोमवार रात 8:30 बजे बॉलीवुड का ताजा तरीन हाल, सितारों की दुनिया। शुक्रवार रात 9 बजे। तो मेरे बंधुओं, धर्म परमानंद देता है, हमें परम आनंद देता है, धर्म हमें उत्सव देता है। विवेकाधिष्ठित बुद्धि ही, इस विवेक रूपी बुद्धि रूपी ब्रह्मा से जरा पूछें, है बुद्धि, बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार मैडी टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी और आप आज मैडी टॉक में मुखातिब हो रहे हैं फिजिशियन डॉक्टर विजय बालानी से। आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे बातें शुरू से पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी सर। क्वेश्चन था जी, मेरे टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है वो 140 के करीब नॉर्मल लेवल था जी, और ट्राइग्लिसराइड जो है वो ज्यादा है 190। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दो अलग अलग तत्व हैं, लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत आते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसको बोलते हैं हाइपर ट्राइग्लाइसिडीमिया। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, और ये 2-3 तत्व अलग अलग ज्यादा होते हैं तो उसको अलग टर्म दी जाती है। ये संभव है कि ट्राइग्लिसराइड बड़े हों, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, हम जो शुरू में हम बात कर रहे थे हाथ धोने को लेकर, मुझे लगता है हमें एक और वीडियो दिखाना चाहिए कि किस तरह इस हाथ धोने की प्रक्रिया को देखकर ऑरोफिकल बीमारियों से बचा जा सकता है। जरूर जरूर हम एक वीडियो और देख लेते हैं सर। बिल्कुल जरूर देखा जाना चाहिए जी, और जितनी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस इसके बारे में फैला सकते हैं वो जरूर फैलाएं। बिल्कुल। तो अब हम एक बार फिर से एक और वीडियो देखते हैं।
जिससे ये पता चले कि हाथ धोना ज़रूरी नहीं है, हाथ धोने का तरीका बेहद ज़रूरी है कि वो किस तरह आप ढंग से हाथ धोएं। शौच करें शौचालय में। हे भगवान, यहाँ भी चैन नहीं है, देर हो रही है, स्कूल जाना है ना? नहीं माँ, चलो स्कूल जाना है, बहाना नहीं, चलो। हाथ धोने का गलत तरीका। हाथ धोने का सही तरीका। हमेशा साबुन लगाकर हथेलियों को मलें, उंगलियों के बीच, अंगूठों पर, नाखूनों के अंदर, हथेलियों के धारियों पर, कलाइयों के चारों तरफ। क्या बात है शांति, तुमने यश के हाथ बिल्कुल सही तरीके से धोए हैं। जी आशा दीदी, सिर्फ यश ही नहीं, हमारा पूरा परिवार साबुन से और सही तरीके से हाथ धोता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। गुड्डू की मम्मी, साबुन से हाथ तो धो लो। हम तो हाथ धो चुके हैं। अरे खाली पानी से हाथ धोने से कीटाणु हाथों में ही रह जाते हैं, इसलिए उन्हें साबुन से मलकर अच्छी तरह धोना चाहिए। हम तो हमेशा से ही ऐसे हाथ धोते हैं, आज तक तो कुछ ना हुआ। चल गुड्डू। गुड्डू की माँ, गुड्डू तैयार नहीं हुआ? आज गुड्डू स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत बीमार है। बीमार? अगर साबुन से हाथ धोने की आदत डालते तो आज तुम्हारा बेटा बीमार नहीं होता। हमारे हाथों में लगे कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नंगी आंखों से देख नहीं पाते। जब हम साबुन से और सही तरीके से अपने हाथों को साफ नहीं करते तो यही कीटाणु हमारे हाथों से खाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। गलत तरीके से साफ सफाई से कई जानलेवा बीमारियां जैसे डायरिया, पोलियो आदि फैलती हैं। यही नहीं, बच्चों को शौच खुली जगह पर नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे की टट्टी साफ करने के बाद हाथ अच्छी तरह साबुन और पानी से धोने चाहिए। हमने तो अपने हाथ धो लिए, क्या आपने धोए? हम सबको शौच के बाद, खाना बनाने और खाना खाने से पहले, बच्चे की टट्टी धोने के बाद भी साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। अगर हम अपने हाथों की सफाई साबुन और पानी से अच्छी तरह नहीं करते हैं तो हम गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। शौच हमेशा शौचालय में ही करें, खुली जगह पर नहीं। याद रखें, जरा सी साफ सफाई से आप और आपका परिवार रह सकता है हमेशा स्वस्थ और बीमारी से मुक्त। इस वीडियो को देख के सर ये तो डिसाइड हो गया और हमारे दर्शकों को भी समझ आ गया होगा कि हाथ धोना बेहद ज़रूरी है और उसका तरीका भी किस तरह होना चाहिए वो भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन मेरे जहन में अब एक सवाल ये है कि हाथ कब कब धोने हैं, ये आप जरा बता दें। ये बहुत जरूरी है। आमतौर पे ये धारणा होती है कि बस खाना खाने बैठ रहे हैं उससे पहले हाथ धो लें। बाकी हम लोग इतना ज़्यादा उसके बारे में केयरफुल नहीं रहते। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी रूटीन में काम करते हैं घर में, जैसे टेबल पे हाथ रखा, मैंने कहीं भी दूसरी जगह हाथ लगाया, कमरे का दरवाजे के हैंडल पे खोला बंद किया, अलमारी का हैंडल बंद किया, मोबाइल यूज़ किया, रिमोट यूज़ किया टीवी का, इन सब पे भी बैक्टीरिया होते हैं वो और हमारे हाथ में आ जाते हैं। तो हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक जना घर में बीमार है, मान लीजिए उसको खांसी जुकाम है, उसने जुकाम पहुंचा और उससे रिमोट को टीवी को ऑन किया रिमोट से, फिर वही अलमारी से जाके कपड़े निकाले, अलमारी के हैंडल में निकल गया, तो ये आप देखिए कितना लंबा वो बन जाता है चेन इन्फेक्शन फैलने का। तो मेरा ये मानना है कि, और ऐसा किताबों में लिखा भी है कि जब भी आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद हाथ जरूर धोना चाहिए महिलाओं को। उसके अलावा खाना खाने बैठे तब तो धोते ही हैं हम लोग, उस वक्त धोना ही है। इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए और जो हम लोग हॉस्पिटल में जो कर्मी होते हैं उन लोगों को पेशेंट
को देखने से पहले, ताकि आपके शरीर से पेशेंट में कोई इन्फेक्शन नहीं जाए, और पेशेंट को देखने के बाद भी हाथ धोना चाहिए ताकि पेशेंट से कोई इन्फेक्शन आप में नहीं आ जाए और आपसे फिर आपके बच्चों में घर में नहीं चले जाए। इसी तरह से जब माएँ घर में बच्चों को नैपी चेंज करती है या टॉयलेट कराती हैं तो उनको भी हाथ जरूर धोना चाहिए। काफ़ी बार देखा है कि बच्चे को टॉयलेट चेंज करा के वो खाना बना रहे हैं, बीच में ही चेंज किया और उसी से फिर वो इन्फेक्शन का एक सोर्स बन जाता है, खासकर इस मौसम में। इसी तरह से कोई घाव की पट्टी कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी ध्यान रखना चाहिए, पट्टी करने के बाद हाथ धो लें। जिनके घर में जी जरूर। हेलो जी सर पड़ गया। हाँ तो हाथ में ड्राइनेस हो जाती है, काफी थोड़ा सा ऐसा रूखापन सा लगने लग जाता है। फिर जैसा मतलब विंटर में तो फिर भी चलो, लेकिन समर सीजन में तो और मतलब विंटर में तो वो और मतलब बहुत ड्राइनेस हो जाती है, फिर हाथ फटने लग जाते हैं। उसका कोई उपाय है? जी, बहुत सिंपल सा उपाय है, कुछ नहीं। अगर एक बार डॉक्टर से जरूर राय ले लें अपने स्किन वाली। अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है तो आप सिंपली नारियल का तेल या कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम रात को हाथ में लगा के सोएं तो मेरे ख्याल से इस समस्या का समाधान। बहुत सी अच्छी ब्रांड की मॉइस्चराइजिंग क्रीम मॉइस्चराइजर्स होते हैं उपलब्ध, और नहीं तो कुछ भी नहीं है तो नारियल तेल, या पुराने जमाने में तो लोग देसी घी हाथ में लगा के थोड़ा सा हल्का सा एक उंगली में दबा के हाथ पे लगा लें, वो सफिशिएंट रहेगा। वो ऑयली थोड़ा बना रहना चाहिए, सुबह उठ के हाथ धो लें, कोई मेरे ख्याल से उससे समस्या का समाधान हो जाए। उसके बावजूद भी रहता है तो अपने जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं उनसे एक बार राय ले लें। आजकल जो अच्छी क्वालिटी के साबुन है उनसे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सपोज हो भी जाए तो मॉइस्चर के लिए आप ऑयलिंग कर सकते हैं, अच्छे तेल आते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा सर, हम वही बात कर रहे थे कि कब कब हाथ धोना चाहिए। आपने कहा खाना बनाने से पहले और बाद में। और किसी पेशेंट को या किसी छोटे बच्चे को जब अपन हैंडल करते हैं उसके बाद में। इसी प्रकार से आजकल काफी चलन है पालतू जानवरों को घर में रखने का। ये सबसे बड़ा। पालतू जानवरों को जब आप हैंडल करते हैं तो उसके बाद हमेशा उसको खाना खिलाते हैं, फिर अपन काफी बार खाना खाते खाते वो आपके पास आके बैठ जाता है, उसको खिलाया फिर उसी हाथ से आप खा लेते हैं, तो इससे कुछ बीमारियां फैलने का डर रहता है। तोते भी बहुत पालते हैं लोग, कुत्ते भी पालते हैं, बिल्लियां भी होती हैं, तो सभी किसी भी जानवर को आप घर में हैंडल करते हैं तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हाथ हमेशा धोएं, जितनी बार भी जानवर को हाथ लगाएं हाथ अच्छी तरह धोएं, 20 सेकंड तक धोएं, साबुन लगा के जोर जोर से रगड़ के धोएं। और जैसा कि पहले वीडियो में बताया था और हो सकेगा पॉसिबल तो हम लोग एक बार वापस दिखाएंगे कि किस प्रकार से हाथ के सभी जो कोण बनते हैं, हाथ के पीछे, हाथ के हथेलियों में, कलाइयों में, अंगूठों को, सब हर हिस्से को हाथ के धोना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप कहीं पे ऐसा होता है जहाँ पे फीकल मैटर जो किसी कारण से आपका हाथ लग जाता है, कहीं पे भी टच हो जाता है गंदगी में, या उसके बाद भी हाथ जरूर धो लेना चाहिए। आमतौर पे अपन झाड़ देते हैं मिट्टी में या उसमें लगाया, हाथ झाड़ लिए या कपड़े से पोंछ लिया तो सोचते हैं कि हो गया, लेकिन उस पर हाथ जरूर धो लेना चाहिए। तो दिन में 6-7 मौके तो कम से कम आपके आ ही जाते हैं जब आपको हाथ धोना चाहिए। एक और आपको बता रहे हैं, एक बार वापस आप देखिए किस प्रकार से हाथ धोना चाहिए। एक बार फिर से हम वीडियो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने हाथ को गीला किया, साबुन लिया और हथेलियों को रगड़ा आपस में। हथेलियों को अच्छी तरह से देखिए कितनी देर तक रगड़ रहे हैं। अब उंगलियों के बीच में जो वेब स्पेसेस हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ के वेब स्पेस से रगड़ रहे हैं, तो उंगलियों के बीच में जो जगह है वो भी हो गई। अब हथेली के पीछे वाला हिस्सा, हाथ के पीछे वाला जो डॉर्सन ऑफ द हैंड बोलते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ, अब दूसरे हाथ से पहले हाथ को। अब उंगलियों के टिप्स और नाखून इसको किस तरह से घुमा घुमा के करें तो जो अटके हुए होंगे मिट्टी या कीटाणु वो भी सब साफ हो जाएंगे। अब अंगूठे को देखिए किस तरह से साफ कर रहे हैं, पूरा घुमा के। अब दूसरे हाथ का अंगूठा, ये वही नाखून और उंगलियों की टिप्स। आगे से पीछे उंगलियों को सरकाते हुए, और ये पूरी प्रक्रिया 20 सेकंड से ज्यादा हो, और हाथ
जब साबुन हाथ से हटा दें उसके बाद में अगर साफ तौलिया है तो साफ तौलिए से, नहीं तो टिश्यू पेपर से पोंछ के और फिर इसी टिश्यू पेपर से नल को वापस बंद करें। वापस यही हाथ इस नल पे ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कैसे उसी टिश्यू पेपर से इसने नल को बंद कर दिया। दिस इज द राइट वे टू वॉश योर हैंड्स। जी, पर हर जगह टिश्यू पेपर उपलब्ध नहीं होता, तो हम लोग आमतौर पे अपने जेब में रुमाल रखते हैं या फिर वहाँ वॉशरूम में आपके साफ तौलिया है तो उससे साफ कर लें। बंद करने के लिए भी जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर वो इन्फेक्शन तो फिर थोड़ा बहुत लग ही जाता है। तो अगर टिश्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी टिश्यू से आप नल को वापस बंद कर दें। और काफी जगह लंबे हैंडल वाले नल होते हैं तो आप कोहनी से भी बंद कर सकते हैं उसको। और सर ये चीज़ें आप घर में नोटिस कीजिएगा, बिकॉज घर में हम लोग दरवाजे को उस हाथ धोने के बाद फिर बाथरूम के दरवाजे को क्लोज करते हैं। होटल्स में तो चलिए टिश्यूज़ हैं, घर में हम लोग इस चीज़ को अवेयर नहीं रहते, बाथरूम की हर चीज़ को वापस टच भी कर लेते हैं और ये ज़रूरी नहीं समझते कि एक बार फिर से हमें हैंड वॉश करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। तो इसके लिए एक चीज़ और की जा सकती है नियमित रूप से। आपने देखा होगा पुराने जो लोग हैं घर में, दादी माँ वगैरह, हर फ्रिज के हैंडल को, बाथरूम के हैंडल को रोज साफ करती हैं। अब बहुत अच्छे सैनिटाइजर्स आ गए हैं जिनकी अपन बात कर रहे थे, जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स हैं, उसी प्रकार के बहुत सॉल्यूशन आ गए हैं। तो ऐसी जगह जहां जहां इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, अलमारियों के हैंडल जो बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा मेंबर्स घर में टच करते हैं, उन जगहों को तो कम से कम आपको नियमित रूप से साफ करना चाहिए। जैसे आपने जिक्र किया, बाथरूम के जो दरवाजों के हैंडल हैं, कुंडियां हैं, चिटकनियां हैं, अलमारियों के हैंडल हैं, टीवी का रिमोट है, और भी इस तरह की तमाम चीजें जो घर में बच्चे और बुजुर्ग सब लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको जो क्लीनिंग सॉल्यूशन आते हैं उनसे साफ नियमित रूप से करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन को मिनिमाइज करा जा सके। और शुरू में भी मैंने बताया था, अभी वापस मैं रिपीट करना चाहता हूं कि इन्फेक्शंस को कम करने से, इन चीज़ों को ध्यान में रखने से करीब 40% इन्फेक्शन कम किए जा सकते हैं एक से दूसरे में फैलने में, और इससे देश की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। आपका स्कूल जाना कम नहीं होगा, आपकी नौकरी में हाजिरी कम नहीं होगी, तो सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। बस थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप अवेयर रहेंगे अपनी हेल्थ को लेके और हाइजीनिक कॉन्शियस रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही फायदा है। बिल्कुल। अच्छा, एक मेरा सवाल और है, हम हाथ धोने की बात पर जोर दे रहे हैं और बिल्कुल सही भी है। नाखूनों को लेकर मेरा एक सवाल है। फैशन इतना ज़्यादा हो गया है आजकल, नेल आर्ट इतना हो गया है, बच्चे से लेके बड़े तक सब नेल्स बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और ये भी मुनासिब नहीं है कि हर वक्त हम उनकी केयर कर सकें। ऐसा भी होता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक हो सके नेल्स ना बढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा है। खासकर जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उस स्टेज तक तो अवॉइड करना चाहिए। और अगर किसी कारण से बढ़ाए भी हैं तो फिर उनकी सफाई, वही मैंने जैसे बताया, नेल्स थोड़े से हैं तो फिर अपन टिप्स को इस तरह से रगड़ने से, साबुन लगा के करने से, और नहीं होगा तो साबुन का एक सॉल्यूशन बना के उसमें अच्छी तरह से आप थोड़ी देर रखेंगे तो जर्म्स काफ़ी हद तक निकल जाते हैं। आपने देखा होगा थोड़ी देर पानी में हाथ रखते हैं तो नाखून साफ हो जाते हैं, उसके नीचे मिट्टी, तो साबुन में वो जो मिट्टी के कण आ गए हैं वो घुल के निकल जाएंगे। हालांकि वो पूरी तरह से तो कीटाणु रहित नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो काफ़ी हद तक साफ हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कोई भी सोप, अच्छी क्वालिटी का सोप लेके उसका घोल बना के उसमें थोड़ी देर हाथ डिप करेंगे तो नाखून काफ़ी हद तक साफ हो जाएंगे। बाकी नेल आर्ट और फैशन के बारे में तो क्या कहा जा सकता है, बस इतना ही है कि चीज़ें लगेज करना बड़ी बात नहीं है, तरीका बहुत मैटर करता है। सही कॉलर आ गया जी। हेलो, नमस्कार। ये मिट्टी और राख से हाथ धोने कहाँ तक सही है? मतलब पहले तो इन्हीं चीजों से धोते थे, सोप वगैरह तो अभी आने लग गए, तो ये भी हाइजीन है जो गांव में अभी भी काफी जगह पे मिट्टी और राख को ही शुद्ध माना जाता है और इनसे ही धोते हैं ना। वो कहते हैं कि साबुन से और केमिकल्स होते हैं, आधा साबुन रह जाता है, वो तो मिट्टी और राख ही सही है। आपने शायद पूरा शुरू से प्रोग्राम में देखा, ये जिक्र किया था हमने शुरू में भी कि साबुन से हाथ धोना ही बेहतर है, क्योंकि राख जब ताज़ा होती है तब तो उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन थोड़ी देर राख पड़े रहने के बाद बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं, खासकर गर्मी के मौसम में। तो वो मिट्टी और राख फिर बराबर हो जाती है, क्योंकि वो तो खुले में पड़ी रहेगी, उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया आते हैं। कहीं से बरसात का पानी बह के आएगा, कहीं पे बैक्टीरिया किसी के मल के उसमें आएंगे, मिलेंगे। तो मिट्टी को किसी तरह से भी शुद्ध नहीं माना जा सकता, उसके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन हाथ धोने के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी सर, अपना सवाल कीजिए। इसी पे सवाल है हाथ धोने के, जो
जी। जो पानी खोलते हैं अपन पानी का नल, तो उस पे बैक्टीरिया लगे होते हैं, साबुन के हाथ धोने के बाद भी वो बैक्टीरिया अपने लग जाते हैं जी। उसका क्या इलाज है? जी, उसी का मैंने अभी बताया था। जो ऐसी जगह है जहाँ पे बैक्टीरिया लगने की संभावना ज्यादा होती है, उनको अपने पास काफी सॉल्यूशन आते हैं मार्केट में, वो स्प्रे करके, और जब घर की सफाई करते हैं नियमित, तो दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार उसको वाइप करना चाहिए आपको साफ तौलिए से। पहले वो स्प्रे कर ले, सैनिटाइजर जो सॉल्यूशंस आते हैं, बहुत सारे आते हैं मार्केट में अच्छी क्वालिटी का, लेके उसको स्प्रे कर ले पूरे नल पे, और खासकर जो उसका नॉब होता है बंद करने वाला, इसी तरह से अलमारियों के जो हैंडल होते हैं उन पे भी स्प्रे करके फिर साफ तौलिए से या टिश्यू पेपर से उसको पोंछ दें, तो उससे बैक्टीरिया के वहां पे रहने की संभावना काफी कम हो जाती है। सर के कहने का मतलब है कि अगर आप बाहर कहीं पर हैं, वहाँ पर आप अपना रुमाल यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में जो महिलाएं हैं जो घर में साफ़ सफाई करती हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें। वॉशरूम या फिर जितने भी आपके घर के दरवाजे, अलमारियों के हैंडल्स हैं, उन सब पे सैनिटाइज़र यूज़ करके उनको 2 दिन में एक बार क्लीन ज़रूर कर लें। इससे आप कहीं काफ़ी हद तक कीटाणुओं को ख़त्म कर सकते हैं। ये छोटी मोटी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अच्छा सर, मेरा सवाल एक मिनट में आपको टोकना चाहूँगा। सैनिटाइजर नहीं भी है और या महंगा पड़ता है, तो आप कोई भी डिटर्जेंट यूज कर ले या लिक्विड सोप यूज कर ले, उसको अच्छी तरह लगा के, जिस तरह से हाथ धोते हैं उसी तरह से उसको साबुन का झाग बना के थोड़ी देर उसमें रहने दें, करीब 20-30 सेकंड रहने दें। उसके बाद पानी से उसको धो दें जब तक झाग आना बंद नहीं हो जाए। जब झाग आने बंद हो जाए तो साफ टिश्यू पेपर से या साफ तौलिए से उसको पोंछ दें। ये आपके बजट में भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा सर, मेरा अब एक सवाल जॉन्डिस को लेकर है। जॉन्डिस का डर बहुत ज़्यादा रहता है, पीलिए का, और इसका एक फोकसली कोई सीजन नहीं है, पर हम बहुत बार देखते हैं कि पीलिया अगर आप ध्यान ना रखें तो जान भी ले लेती है। जी, तो पीलिए का सीजन है। पीलिए मोटा मोटी 2 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए और बी। जी, जो ए वाला हेपेटाइटिस है वो मौसमी पीलिया ही है, वो खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं तो उसी से हो जाता है, वो ओरोफिकल रूट से ही होता है। और हेपेटाइटिस बी तो खून के रास्ते से होता है, वो अलग है, उसका कोई मौसम नहीं होता, वो तो कभी भी हो सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस ए इसी मौसम में होता है, जब बरसात आती है और ओरोफिकल रूट, अपन सब्जियों में सफाई ढंग से नहीं करते या गंदा पानी पी लेते हैं, तो बिल्कुल उसी से होता है। तो जो मैंने बाकी बीमारियों से बचने के तरीके बताए, साफ पानी पीना चाहिए, सब्जियों को, फलों को अच्छी तरह से पका के खाना चाहिए और अच्छी तरह से धो के खाना चाहिए। जहाँ धोने में लगता है कि पूरी तरह से उसमें से कीटाणु नहीं गए होंगे तो उसमें छिलका उतार के भी खा लेना चाहिए। तो खाने पीने में तमाम ध्यान रखेंगे तो हेपेटाइटिस की संभावना कम हो जाएगी। एक बहुत कॉमन सोर्स ये होता है, जूस या गन्ने का रस या कोई रस बाजार में पीते हैं अपन, तो उसमें वो लोग जो बर्फ़ यूज़ करते हैं, वो जूस तो आपके सामने निकलता है, बर्फ जो उसने जब मिलाया है वो पता नहीं उसका सोर्स कहाँ से है, वो कहाँ से आया, गंदे पानी का बना हुआ है या खुले में, वो अच्छे पानी का भी बना हुआ है, तो उसको खुले में रखा हुआ था, उसके ऊपर कीटाणु आ गए, तो वो काफी बार इन चीजों से ही बीमारी पड़ती है। तो आपको हर चीज को केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप जो भी चीज बाजार में खा रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है, नहीं तो वो धीरे धीरे करके आपको एक ऐसी बीमारी पकड़ा देगी जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। सर, आज आपसे अपने इतनी सारी बातें की और आपका जोर हाइजीनिक कॉन्शियस रहना, यानी साफ़ सफाई को लेकर अवेयर रहना, घर पे भी और बाहर भी, वो सब जाना, उसके लिए थैंक यू सो मच बताने के लिए सर, स्टूडियो में आने के लिए भी। आज हमारे साथ फिजिशियन डॉक्टर विजय बालानी थे और उन्होंने जो इस बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया वो ये था कि हाथों को ठीक ढंग से धोना चाहिए। अगर आप सही तरीके से हाथों को धोते हैं तो काफ़ी हद तक आप बीमारियों को कम कर सकते हैं, खासतौर पर ओरोफिकल बीमारियों को। इसके अलावा और भी ये बताने की कोशिश की कि आप अपने चारों तरफ साफ़ सफाई रखिए, क्योंकि अगर आप चारों तरफ साफ़ सफाई रखेंगे तो बीमारियाँ आपसे कोसों दूर रहेंगी। आज के लिए हमारे शो में फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।